नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग 2020 का जो आगे का पेपर है 51 क्वेश्चन से आगे जो पार्ट 2 में आएगा उसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे और इसके साथ फिर 2019 वाला पेपर हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले प्रचार की बातें थोड़ी सी। L1 क्लासेस का ये हमारा यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम का लिंक, और अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज आप सर्च करते हैं तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी करना है, कोई समस्या है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात कर रहा है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट में बोल रहा है कि इसमें कौन सा जो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होते हैं बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, उन्हें ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पे कौन सा हमारे पास ओरिजिन और स्केल से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो बी वाई एक्स कोई भी एक हम यहाँ पे ले लेते हैं तो इसको लिखते हैं सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स और आर एक्स वाई चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो सिग्मा वाई होता है, सिग्मा वाई चेंज इन ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस को अगर हम देखेंगे तो अगर हम यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पर ये इसको लिखते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और 1/n टाइम्स। यहाँ पर हम एक्स के स्थान पे एक्स बराबर ए प्लस एच यू अगर पेस्ट करते हैं यहाँ पे इसको इसका मान रखते हैं और यहाँ पे ए प्लस एच यू बार, तो यहाँ पे एच स्क्वायर टाइम्स ये आ जाता है सिग्मा यू स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या कि सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल। ए जो होता है यहाँ पे जो हम ए लिख रहे हैं, ए चेंज इन ओरिजिन होता है और यह चेंज इन स्केल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास वेरिएंस क्या होता है कि चेंज इन स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे आएगी और यहाँ पे भी आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है वो चेंज इन ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होता है लेकिन स्केल से नहीं होता है। तो यहाँ पर ओनली वन इज ट्रू, यहाँ पे पहला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। For a given distribution of female weight in a colony, the quartiles are, मतलब क्या, Q1 का मान दिया है 60.1, Q2 का मान दिया है 61.3 और Q3 का मान है 62.6। तो कह रहा बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ये होता है Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 अपान Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1, यही लिखा गया था। अब इसी का मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 62.6 माइनस 61.3 माइनस 61.3 माइनस 60.1 अपान 62.6 माइनस 61.3 प्लस 61.3 माइनस 60.1। इसी को हल करेंगे तो इसका मान डायरेक्टली हम बता दे रहे हैं क्योंकि हम पहले इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा 0.04 या यहाँ पे 0.1 अपॉन 1.2 और ये हो जाएगा 0.0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.04 आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बॉय चाइल्ड इज मोर प्रोबेबल देन ए गर्ल चाइल्ड टू ए कपल इन 2019। ठीक है, ए रैंडम सैंपल फाउंड, ए रैंडम सैंपल ऑफ 224 बॉयज वर बॉर्न एमंग 400 न्यू बॉर्न चिल्ड्रेन। ठीक है, और फिर इसकी तरह फॉर दिस सैंपल एविडेंस दैट द बर्थ ऑफ बॉय इज मोर कॉमन देन द बर्थ ऑफ
गर्ल इन द इंटायर कपल पॉपुलेशन, द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक इज। तो यहाँ पर एक चीज़, इतना तामझाम जो भी दिया गया है उससे थोड़ा सा हो सकता है आपको कम चीज़ें समझ में आई हों। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास 400 बच्चे पैदा हुए किसी भी ईयर 2019 में, और उसमें से 224 बॉय हैं। तो यहाँ पे n टोटल सैंपल साइज जो हमारे पास ली गई ये है, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, टोटल बॉयज़ हैं 224। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पे सैंपल प्रोपोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है, सैंपल प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें कि या एवरेज जो इसमें हमारे पास सैंपल है, उसमें ये हमारे पास एक चीज़ बोल रहा है कि जो हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो किस टाइप का है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जब गर्ल और बॉय चाइल्ड के बर्थ की बात होती है तो वहाँ पर न्यूमेरिकल चीज़ें काम नहीं करती हैं। जैसे कुछ स्टेटिस्टिक्स या कुछ जो हमारे पास एविडेंसेस आए हैं, जैसे एक तरीके से कहा जाए कि जो टेम्परेचर इन्वायरमेंट का होता है, थोड़ी सी मतलब स्टैटिक से हट के बातें, कि जैसे मान लीजिए कि किसी छिपकली ने अगर कोई यहाँ पे अंडा दिया, ठीक है, तो इसमें अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है पूरे विश्व में अगर उसको देखा जाए, तो यहाँ पर देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यहाँ पे फीमेल सॉरी छिपकली पैदा होती है, और टेम्परेचर कम होता है तो यहाँ पे मेल पैदा होता है। ठीक है। संयोग से ऐसा आदमियों में नहीं है, नहीं तो महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान फ्रिज में ही बंद कर देता आदमी, इस तरीके से गर्ल और बॉय के चक्कर में। ठीक है। तो आदमियों में ऐसा नहीं होता, लेकिन आदमियों में ये एक रिसर्च में भी कुछ दिन पहले, क्योंकि डेमोग्राफी पे हमने पीएचडी कर रहे हैं, तो उस रिसर्च में ये बताया गया है कि जो लोग ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनका जो वाई क्रोमोसोम होता है, वाई जो क्रोमोसोम होता है, ये थोड़ा सा निष्क्रिय हो जाता है। देखा अभी इसके मतलब इसके एकदम एग्जैक्ट साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्चेस में बताया गया है कि उसका वाई क्रोमोसोम डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब निष्क्रिय टाइप का हो जाता है। अब जब निष्क्रिय हो जाएगा तो उसके जो बच्चा पैदा होगा वो फीमेल होने की संभावना ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यक्स क्रोमोसोम उसका एक्टिव है, वाई जीरो है, या वाई नंबर की एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। तो अ, और ऐसा नहीं कि एक दिन अल्कोहल पीने से, ये उन लोगों के लिए होता है जो दिनों रात उसी में डूबे हुए हैं। तो उन पे ये रिसर्च हुआ था, तो उन पे ये दिखाया गया। तो वही उसी टाइप की चीज़ें यहाँ पर हमारे पास कुछ यहाँ पे भी हैं, कि यहाँ पे कह रहा है जो जो स्टैटिस्टिक ली गई है कहीं की है, तो उसमें कह रहा है 400 में से 224, मतलब 50% से ज़्यादा यहाँ पे बच्चे क्या पैदा हो रहे हैं, मेल बॉय पैदा हो रहे हैं। तो इन्हीं के लिए एक स्टेटिस्टिक निकालना है, तो यहाँ पे देखेंगे तो बॉय और गर्ल एक तरीके क्वालिटेटिव डेटा होता है, तो हम उसके प्रोपोर्शन इसका निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एक्स, एक्स मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ अपॉन एन। तो यहाँ पे 224 अपॉन 400, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.56, मतलब 56% लोगों को देखेंगे, या 56% जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास क्या है कि मेल्स की है, एक नॉर्मल सैंपल साइज में। ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास अंडर नल हाइपोथेसिस, अगर नल हाइपोथेसिस की हम बात करें तो नल हाइपोथेसिस हम बताए थे कि जो हमारे पास डेटा होता है उसमें हम क्या करते हैं कि नलीफाई करते हैं, या हमारे स्टेटमेंट को निष्पक्ष रूप से दोनों साइड हम उसको बराबर मानते हैं। जैसे नल हाइपोथेसिस जो हमारी होगी वो होगी एक बॉय और एक गर्ल चाइल्ड के पैदा होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब 50-50%। ठीक है। तो यहाँ पे अंडर एच नॉट the proportion of girl and boy child is, तो ये P0 इसके लिख दे रहे हैं, और ये क्या होगा 50% मतलब क्या 0.5। ठीक है, चूंकि प्रोपोर्शन के रेशियो में लिख रहे हैं, तो ये 1/2 या फिर 0.5। तो यहाँ पे टेस्ट स्टेटिस्टिक कौन सा हो जाएगा, टेस्ट स्टेटिस्टिक अब हमारा हो जाएगा Z इज इक्वल टू P माइनस P0 अपान अंडर रूट P0 1 माइनस P0 अपान। ठीक है, ये हमारा टेस्ट
स्टेटिस्टिक हो जाएगा। अब इसी में सभी मान रख दीजिए और उसके बाद जो हमारे पास आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो p का मान क्या आया हुआ है 0.56 माइनस 0.5 अपान अंडर रूट 0.5 1 माइनस 0.5 अपान 400। ठीक है, अब इसी को सॉल्व आउट कर लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2.4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2.4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2.4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा दिस यहाँ पे जो लिखा गया है प्लॉट इज सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड ओवर टाइम। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा हमारे पास जो प्लॉट है या फिर जो हमारे पास डेटा सेट है या जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है या जो हम ये ग्राफ बनाते हैं हिस्टोग्राम या ओजाइव कर्व या इस टाइप का, उसमें कौन सा हमारे पास है जो टाइम पर बेस्ड होता है। तो ध्यान में रखिएगा हिस्टोग्राम में हम लोग क्या लेते हैं, केवल क्लास इंटरवल लेते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल कुछ भी हो सकता है वो टाइम और नॉर्मल जो किसी स्कूल का नंबर हो, बच्चों के मार्क्स हो सकते हैं या किसी की एज हो सकती है, एज का इंटरवल हो सकता है या कुछ वेट का इंटरवल हो सकता है। मतलब वो हिस्टोग्राम में कुछ भी हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रहेगी और एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल रहेगा। क्लास इंटरवल टाइम और अन्य चीज़ें भी हो सकता है, टाइम के साथ साथ अन्य चीज़ें। यहाँ पर केवल टाइम की बात कर रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे तो बॉक्स प्लॉट और विस्कर प्लॉट। विस्कर प्लॉट क्या होता है कि ये एक तरीके से देखा जाए तो ये समरी ऑफ स्टेटिस्टिक्स होता है कि कुछ स्टेटिस्टिक्स की समरी ले लेते हैं और उन्हीं को प्लॉट कर देते हैं, तो वो विस्कर या बॉक्स प्लॉट हो जाता है। मतलब एक बॉक्स टाइप का कुछ बनाते चले जाते हैं और उसमें जो है ये बॉक्स प्लॉट या फिर विस्कर प्लॉट हो जाता है। फिर उसके बाद ओजाइव कर्व होता है। ओजाइव कर्व में क्या है कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल लेते हैं। तो क्लास इंटरवल फिर से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हिस्टोरीग्राम जो है ये टाइम के लिए यूज होता है, ये ध्यान में रखिएगा। एक तरीके से अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो हिस्टोरीग्राम जो यहाँ पे लिखा गया है ये टाइम पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन कुछ केसेस में इसको अगर डीप इसकी एनालिसिस की जाए तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है एक तरीके से कहा जाए तो टाइम के लिए यूज नहीं होते हैं। केवल टाइम सीरीज डेटा होता है जो जिसमें केवल टाइम आता है। ठीक है, उसमें टाइम सीरीज टाइम के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसीज या ऑब्जर्वेशंस दिए रहते हैं, तो उनको हम केवल टाइम सीरीज डेटा ही हम यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में हम प्लॉट कर सकते हैं। अदरवाइज ये कोई नहीं होता, लेकिन क्योंकि एक ऑप्शन हमें चुनना है तो ये हिस्टोरीग्राम होता है, क्योंकि इसमें 99.99% टाइम से टाइम ही यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेट एक्स एंड वाई बी द जॉइंटली कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स विथ दिस। तो इसमें वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो फिर से आपको यहाँ पे बताया गया था, एक क्वेश्चन में हमने बताया था कि यहाँ पर हमारा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई बराबर 1 की लाइन, ये एक्स बराबर 1 की लाइन और ये हमारी एक्स बराबर वाई की लाइन। इधर बताया था कि एक्स ग्रेटर देन वाई होता है और इधर एक्स लेस देन वाई होता है। इस लाइन से ऊपर एक्स छोटा होता है और इस लाइन के नीचे एक्स बड़ा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो 0 है 1 है, ये हमारा 0 1 के बीच में है और यहाँ पर क्या है कि x ग्रेटर देन है y से। तो मतलब हमारा ये वाला रीजन जो है ये हमारा कॉमन रीजन होगा। फिर इसी में हमें क्या करना होता है, डबल इंटीग्रेशन लिख देना होता है, c x स्क्वायर y dy dx बराबर 1। तो अब यहाँ पे क्या करना है, y की लिमिट हमें पहले देखनी है, तो y के पैरेलल लाइन खींचेंगे। y के पैरेलल लाइन, तो यहाँ पे y का मान 0 और यहाँ पे y का मान x, 0 से x। फिर दूसरे वेरिएबल का मान क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखेंगे 1 1 पॉइंट है और ये 0 0 पॉइंट है। तो यहाँ पे x का मान 0 है और यहाँ 1 है। तो ये हो अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो c एक्स स्क्वायर 0 से 1 और यहाँ पे y का 0 से x dx बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, c और इसके बाद 0 से 1, यहाँ पे x रख देंगे तो x की पावर 4 अपॉन 2 dx बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो इसी को और सॉल्व कर दीजिए। c अपॉन 2 x की पावर 5 अपॉन 5 और 0 से 1 ये 5 है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सी का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 1 हो जाएगा और सी का मान 5 दूना 10 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक, ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसलिए शायद ये क्वेश्चन अभी हमें लग रहा है रिपीट हो रहा है, याद नहीं हमें एग्जैक्टली। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं। अब इसमें क्या है कि इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल विथ पीडी ऑफ दिस देन कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिसका निकालना होता है उसी का लिखते हैं, एफ वाई वाई। इसका थोड़ा सा ये नहीं बताया गया था वहाँ पे आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ये चूँकि इसमें स्टैटिस्टिकल ग्रेड 2 भी इन्वॉल्व है इस एग्ज़ाम में, तो इसीलिए उसमें ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक मांगता है, इसलिए थोड़ा सा ये बीएससी वाले के प्रति बायस हो जाते हैं उस केस में। ठीक है, तो ये प्योर एक तरीके से कहा जाए तो बीएससी का क्वेश्चन है। तो इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू वाई का CDF लिख रहे हैं ना, तो वाई लेस देन आर इक्वल टू वाई ऐसे लिखते हैं हम लोग। फिर इसको क्या लिखेंगे, वाई का यहाँ पे मान रखेंगे, क्या है, एक्स की पावर 5 लेस देन आर इक्वल टू वाई। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे यक्स अकेले यहाँ पे केवल रह जाएगा, तो वाई की पावर 1/5। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से y की पावर 1/5 fx dx, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब देखेंगे प्रोबेबिलिटी की हमारी रेंज क्या है, 0 से है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे 0 से, क्योंकि हमें कॉमन लेना है ना। ये क्या हो गया हमारा 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 से 3 ये हमारे PDF की रेंज हो गई, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। तो माइनस इन्फिनिटी से ये पॉइंट मान लेते हैं इसी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, y की पावर 1/5। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोबेबिलिटी की रेंज, ये PDF की रेंज, 0 से ये हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से 1/5, और यहाँ पे x²/9 dx। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व आउट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एफ वाई वाई इज इक्वल टू 1/9 और 0 से y की पावर 1/5 x² dx। ठीक है, यही तरह है, 9 को हमने बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से, तो ये हो जाएगा 1/9, और ये क्या हो जाएगा x की पावर 3/3 और लिमिट y की पावर 1/5। अब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/27, और यहाँ पे y की पावर 1/3 की पावर 5, y की पावर 1/5 की पावर 3, तो हो जाएगा y की पावर 3/5/27। ये आपका आंसर हो जाएगा। और लिमिट क्या होगी, 0 से y से यहाँ पे 3, उसकी PDF की लिमिट 3 थी, तो y बराबर x³ है यहाँ पे। ठीक है, y बराबर x³ है ना, नहीं x की पावर 5 है, x की पावर 5, तो 3 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 243। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, पहला वाला ही आंसर होगा। लिमिट हालांकि सेम दिया था, यहाँ पे 3/5 या कहाँ पे 2/5 आएगा, 3/5 यहाँ पे आ रहा है। ठीक, अब ये तरीका हुआ। हाँ, ध्यान में रखिएगा कि CDF हमें फाइंड आउट करना है। कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ये CDF है, CDF, इसी को शॉर्टकट में CDF कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसी को कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ध्यान में रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक ही तरीके से लिखा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हुआ। अब इसके बाद कह रहा है कि ABC 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर हमारे पास इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन, देयर यूनियन। तो यूनियन में क्या है कि हम एक तरीके से देखें तो अगर A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अगर हम लिखते हैं तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3।
ये फार्मूला होता है जब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 होता है, नॉर्मल जब हमारे पास इवेंट होता है। अब ये कह रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं ये अगर तीनों इवेंट आपस में, तो जितने भी यहाँ पे इंटरसेक्शन है उन सभी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, और इसके 0 होते ही यहाँ पर यही मान बचेगा A1 A2 A3 का जोड़। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इफ द फॉलोइंग मेजर्स वर कंप्यूटेड फ्रॉम ए नॉन सिस्टमेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन दिस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज दिस, और फिर पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ फर्स्ट टाइप इज दिस, तो उसके बाद मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा मोड पूछ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x बार का मान 50 है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 35% है। ठीक है, और फिर उसके बाद को पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फर्स्ट टाइप का, तो पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बराबर होता है मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये इसका मान दिया गया है और ये क्या है 0.25 विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मीन हमारे पास दिया गया है, इसी को हम मीन कह रहे हैं, और ये मीन है हमारे पास, मोड हमें निकालना है, सिग्मा का मान यहाँ से कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर ये क्या होता है सिग्मा अपान एक्स बार इंटू 100 बराबर 35। ठीक है, तो ये सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा 35 एक्स बार 50 अपान 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17.5 सिग्मा का मान। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मोड निकाल दीजिए फिर, तो मोड इज इक्वल टू मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 0.25 विथ नेगेटिव साइन इंटू सिग्मा। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मीन प्लस 0.25 इंटू सिग्मा, तो मीन क्या है 50 प्लस 0.25 इंटू सिग्मा क्या है 17.5। इसी को हल करेंगे तो कितना आएगा आंसर, आंसर बता दे रहे हैं तुरंत, 435/8। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लीजिए 50 प्लस 0.25 या ऐसे 25/100 प्लस सॉरी इंटू 35/2। इसी को हल कर लेंगे तो 25 को 100, 8 नीचे आएगा और 8 पंचे 20, 8 पंचे 40, सॉरी 435/8। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर पहला हो जाएगा 435/8। अगला क्वेश्चन है मीडियन ऑफ द सीरीज, तो मीडियन यहाँ पे निकालना है, तो सबसे पहले इसका असेंडिंग ऑर्डर करिए 2, फिर उसके बाद हुआ 6, फिर 8 6 8, फिर उसके बाद हुआ 10 11 10 11। ठीक है, फिर 16 17 16 17, फिर 19 और 21। कितने ऑब्जर्वेशन है 3 1 4 3 7 2 9, हाँ 9 है, तो ये इधर आधा कर दीजिए, इधर आधा कर दीजिए, बीच वाला आंसर आपका। ठीक है, भाई मीडियन पूछ रहा ना, क्वार्टाइल वगैरह पूछा होता है, डेसाइल परसेंटाइल पूछता तब तो कैलकुलेशन करना पड़ता। मीडियन का मतलब है कि 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, बीच वाला ही हो जाएगा आपका मीडियन। अगला क्वेश्चन पे आपका 11 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच वेरिएबल टाइप इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड मोर देन वंस इन फैक्टोरियल डिजाइन। तो फैक्टोरियल डिजाइन में जब भी यूज होता है तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि हम उसमें बताए थे आपको कि इंटरेक्शन इफेक्ट को हम 0 मानते हैं। इंटरेक्शन इफेक्ट क्या होता था, जैसे जैसे मान लीजिए कि इधर एक कोई फसल है और इधर कोई फसल है दूसरी, सपोज करिए सॉरी, इधर हमारे पास मान लेते हैं कि कोई भी फसल है, मान लीजिए मैंगो की, या इस समय जो सीजन चल रहा है, मान लेते हैं कि ये मटर है, मटर मटर मटर, और फिर इसके बाद इधर का हमारा सरसों है,
तो सरसों और मटर के बीच में अगर सपोज करिए कि इसके परागकोश के कण इसके पराग कण इसके परागकोश तक पहुंच जाएं और इसके पराग कण इसके परागकोश तक पहुंच जाए, तो दोनों में सेम जो मटर की क्वालिटी या सरसों की क्वालिटी है वो नहीं रह जाएगी, दोनों मिक्स हो जाएगा कुछ। तो इसी चीज़ में जब हमारे पास एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट जब हम डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें ये मानते हैं कि ये जो यहाँ पे इंटरकनेक्टिविटी है या इंटरेक्शन इफेक्ट है, इसको हम यहाँ पे जीरो मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट माने जाते हैं। ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन की दुनिया में यहाँ पे खासतौर पर चाइनीज़ वैज्ञानिकों को देखेंगे तो चाइनीज़ वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं कि वो केले का कलर बदल दे रहे हैं। केला अपने यहाँ नॉर्मली येलो कलर में आता है, उनके यहाँ देखेंगे तो बैगनी कलर का भी और रेड कलर का भी और पता नहीं किस किस कलर का वो निकाल दे रहे हैं। लौकी देखेंगे तो आदमी की लंबाई से बड़ी उनकी लौकी होने लगी है यार। तो कुछ इस तरीके से देखेंगे तो मतलब क्या है कि वो इंटरेक्शन इफेक्ट को बायोलॉजिकली तरीके से या एक तरीके से कहा जाए कि हम जो जीन एडिटिंग का तरीका होता है, बायोटेक्नोलॉजी का जो तरीका होता है, उसका यूज करके वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो उसमें हमें विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ एस्थेटिक्स पढ़ रहे हैं ना कि टेक्नोलॉजी का पोर्शन। जब टेक्नोलॉजी का पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे मतलब जो एस्थेटिक्स है उसमें ये कहा जाता है कि इंटरेक्शन इफेक्ट हमारा जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट माना जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे तीनों में रिलेशनशिप पूछ रहा था, ए एम जी एम, सॉरी ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम होता है, ये वाला होगा। ठीक है। तो ये बताया ही गया है पहले भी आपको। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डेटा सेट हैविंग निगेटिव ऑब्जर्वेशंस। निगेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं तो उस केस में हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन उनका, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जीएम बराबर क्या होता है, x1 x2 डॉट डॉट xn की पावर 1/n। मान लीजिए कि यहाँ पे -5 आ गया, -5 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से आई जो इंडेक्स नंबर होता है उसको हम उसमें सॉरी आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो उसमें हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब और भी ऑब्जर्वेशंस निगेटिव हो जाएं, मान लीजिए कि यहाँ पे हमें 10th रूट कैलकुलेट करना है -15 का, तो इसका ये स्क्वायर रूट था इसलिए आई को इन्वॉल्व कर दोगे। यहाँ पर 10th रूट है तो क्या करोगे इस केस में? तो ज़्यादातर मतलब केसेस में हम उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कैन नॉट बी डिफाइंड इसको लिखा जाता है। ज्योमेट्रिक मीन जब हम पढ़ा रहे थे आपको बताए थे कि कोई ऑब्जर्वेशन अगर जीरो है तो पूरा ज्योमेट्रिक मीन जीरो हो जाता है, कोई एक ऑब्जर्वेशन भी जीरो हो जाए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होता है। और उसके बाद ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर निगेटिव हो जाए तो उस केस में ज्योमेट्रिक मीन का हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। यही दो ड्राबैक अगर हटा दिए जाएँ तो ज्योमेट्रिक मीन सबसे बेस्ट हो जाता है। अर्थमेटिक मीन से भी ज़्यादा बेस्ट होता है ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन बस यही दो कंडीशंस उसमें हो जाती हैं, दो कंडीशन हो जाती हैं। और अर्थमेटिक मीन में केवल एक कंडीशन रहती है, इसलिए उसको आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कह देते हैं। और इसमें दो कंडीशंस लगती हैं, दो मतलब एक्सेप्शन होते हैं या दो एक तरीके से ड्रॉबैक होते हैं, इसलिए इसको हम एक तरीके से कहा जाए तो आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसीलिए नहीं कहते। ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ज्योमेट्रिक मीन अगर ये दो कंडीशंस रिमूव कर दी जाए, अगर कोई एग्जामिनर आपसे पूछ ले इंटरव्यू वगैरह में कि हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है, अगर सारी कंडीशंस को हटा दिया जाए अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक में, तो उस केस में बेस्ट मीन कौन सा होगा? तब ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि लिंसीड क्रॉप बैडली स्पॉइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एग्जाम्पल किसका होगा? रैंडम मूवमेंट का होता है। आपको बताया गया था कि साइक्लिक मूवमेंट में क्या होता है कि एक साइकिल के मतलब जो ट्रेंड होता है, जो हमारे पास ग्राफ होता है या जो सीजन चल रहा होता है, वो एक साइक्लिक मूवमेंट के माध्यम से फ्लक्चुएट होता है। जैसे इकोनॉमी है, किसी भी देश की इकोनॉमी पहले धीरे धीरे गरीबी रहेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर अपने हाईएस्ट पे पहुंचेगी। जैसे अभी यूरोपियन इकोनॉमी है, फिर वो धीरे धीरे गिरती है, फिर वो निगेटिव दिशा में जाएंगे, फिर यहाँ से फिर रिकवरी करेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे तो इतिहास या फिर पूरा पृथ्वी ऐसी चल रही है। ठीक है, साइक्लिक मूवमेंट पे। फिर सेकुलर ट्रेंड में क्या होता है? लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, पूरे टाइम पीरियड पे, लंबे समय पे हम इसको अध्ययन करते हैं। सीजनल ट्रेंड में क्या है कि लेस देन 1 ईयर की बात करते हैं। ये साइक्लिक मूवमेंट ही होता है लेकिन लेस देन 1 ईयर पे। ठीक है।
और फिर उसके बाद रैंडम मूवमेंट होता है, ये कभी भी हो सकता है, भूकंप, सुनामी, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, रेन, इस तरीके से कोई भी चीज़ प्रभावित हो तो उसको रैंडम मूवमेंट कहा जाता है या रैंडम इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पीडीएफ दिया गया है और इसमें 50th परसेंटाइल पूछ रहा है। 50th परसेंटाइल आपका मीडियन भी होता है, तो P50 बराबर मीडियन भी होता है। ये मीडियन या इसी को Q2 भी कहते हैं। और इस केस में क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से किसी जो मीडियन हमारा पॉइंट है यम, वहाँ तक किसी भी पीडीएफ का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इसका मान 1/2 आता है। क्यों? क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, आधा इधर आधा इधर। टोटल एरिया प्रोबेबिलिटी का 1 होता है, तो आधा इधर आएगा या आधा उधर रहेगा तो ये 1/2 आ जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा यम है, ये 3 है, ये 1 है, ये माइनस इन्फिनिटी है। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 और ये पीडीएफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 से यम और x/4 dx बराबर 1/4, सॉरी 1/2। तो इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, x²/2 इसका इंटीग्रेशन या 1/4 ऐसे लिख देते हैं अभी। और यहाँ पे इसकी लिमिट 1 से यम बराबर 1/2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। x² - 1 इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज x बराबर √5। तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। अगला है विच डिस्ट्रीब्यूशन है सेम मीडियन सेम मीन एंड वेरिएंस। तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी लेमडा होता है और वेरिएंस भी लेमडा होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का होता है RP/Q और वेरिएंस होता है RP/Q²। गामा डिस्ट्रीब्यूशन का देखेंगे तो अल्फा बीटा होता है मीन, अल्फा बीटा स्क्वायर होता है इसका वेरिएंस। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों बराबर होते हैं। एक्सपोनेंशियल में देखेंगे तो थीटा और थीटा स्क्वायर या 1/थीटा मीन होता है, 1/थीटा स्क्वायर वेरिएंस होता है, जिस हिसाब से उसका पैरामीटर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट किए रहेंगे या माने रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ टू इवेंट ए एंड बी आर नोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ इवेंट विल बी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास कुछ भी दिया गया हो, ठीक है, तो उस केस में दोनों के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी इनसे डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/समथिंग या 1/समथिंग जो है यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन रहेगा उसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नीचे के ऑब्जर्वेशन बढ़ जाते हैं, उस केस में ये डिक्रीज हो जाते हैं, डिनोमिनेटर बढ़ जाता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। वैसे भी देखिए कि दो लोग कहीं हो, एक मित्र इधर जा रहा पढ़ने, एक मित्र इधर जा रहा पढ़ने, दोनों के किसी एक दिन साथ आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि द मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 4 मोड यहाँ पे, और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 4.4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो फिर से वही पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का मान क्या होता है, मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे मोड दिया गया है, मीन हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार। अगर ये परसेंटेज में दिया होता तब इसमें परसेंटेज लिखा नहीं ना, एक सेकंड चेक कर लें। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 35% लिखा था, तो वैसा कुछ इसमें नहीं, इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, 4.4 ही है ये। तो यहाँ पर इसमें इस केस में हम फिर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये 4.4 हो जाएगा। फिर इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा का मान रखेंगे, एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, 4/4.4, ये हो जाएगा 1/1.1, ये हो जाएगा 10/11। ठीक है, यही आएगा। हाँ हाँ यार, एक अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सिग्मा का मान 9 है यार, वही तो हम सोच रहे गलत कहाँ से हो रहा है। सिग्मा का मान यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और
इसको एज इट इज़ या रहने देते हैं, या 9/4 को इसको हम लिख देते हैं, ये आ जाएगा 2.045। ठीक है, एग्जैक्ट के आसपास है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या हो जाएगा, 2.045 माइनस 4/सिग्मा क्या है 9। तो इसका मान हल करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका मान हम हल कर रहे हैं तो -217, 0.217। ध्यान में रखिएगा ये थोड़ा सा कैलकुलेशन डायरेक्टली हमने किया हुआ था, कैलकुलेशन आप लोग करिएगा। कारण ये है कि जल्दी से इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा क्लास लंबी ना होने पाए, 1 घंटे में की क्लास में आपका ये मामला निपट जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ लोग उसमें दुखी हो जाओ, अंतरात्मा दुखी हो जाए कि आपका अरे मास्टर ने ये गुणा नहीं किया, ये भाग नहीं दिया। तो आप भी जान रहे हो कि ये कैलकुलेशन आसान है, केवल जोड़ घटाना है, घटाओगे तो जो भी आएगा उसमें 9 से डिवाइड करोगे, फिर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे हर एक कैलकुलेशन हम कराएंगे तो ये चूँकि समझाने के चक्कर में चीज़ें समझानी होती हैं, तो ये क्लासेस जो है, जो हम सोच रहे हैं कि पूरा 100 क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर में सिमट जाया करे, वो सिमटेगा नहीं, वो फिर 4 घंटे के आसपास क्लासेस जाएंगी, और वो हम चाह नहीं रहे हैं कि 4 घंटे के आसपास क्लासेस जाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एवरेज इनकम फर्स्ट 5 डेज इन ए वीक, ध्यान दीजिएगा पहले 5 दिनों में, एक वीक है इसमें पहले 5 दिनों की इनकम ये है। फिर वर्कर्स ऑफ फर्स्ट 6 डे ऑफ द वीक, हिज एवरेज इनकम इज दिस पर डे, और 6 डे की इनकम अरे जो है फर्स्ट 5 डेज इनकम, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 25 जाएगा 125, और फिर उसके बाद फर्स्ट 6 डे इनकम, ये क्या हो जाएगा 6 × 30, ये हो जाएगा 180। तो 6 डे की इनकम क्या है, 6 डे इनकम, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 125, इसको माइनस करेंगे तो 5, और ये कितना आ जाएगा 5 इसमें से हुआ, 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है, 5 5 10, हाँ ठीक है 55 आंसर है ना, हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक इनोवा दिया गया है, इनोवा टेक्निक के बारे में पूछ रहा है कि व्हाट 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर नीडेड at the given level of significance for the determination of critical value for testing whether the test statistic of ANOVA is statistically significant। तो इस केस में जब भी हमारे पास क्रिटिकल रीजन हमें चाहिए होता है, तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमें एक तरीके से टेस्ट स्टेटिस्टिक कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स और उसके बाद सैंपल साइज की आवश्यकता होती है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं करते हैं हम लोग, और मीन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इनकी भी बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब हम एनोवा टेबल बनाते हैं तो उसमें सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम और मीन सम ऑफ स्क्वायर या फिर रेशियो, इसकी ज़रूरत होती है। तो पहला और चौथा ऑप्शन ऐसे कट जाएगा। मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, इसकी आवश्यकता होती है। मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पे जब हम टेस्ट स्टेटिस्टिक की बात करते हैं एफ की, तो उस केस में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की अभी आवश्यकता होती है, जो सैंपल साइज से आएगी। ठीक है, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अगर 10 लिख दिया तो उसमें आप डिग्री ऑफ फ्रीडम या सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर क्या है उसको नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ ग्रुप्स का मतलब उनके विद इन सम ऑफ स्क्वायर या बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स दिए गए हैं और सैंपल साइज दी गई है। तो सैंपल साइज है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ जाएगा -1 करके। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एनोवा वाज यूज्ड टू टेस्ट द रिजल्ट ऑफ 3 ड्रग ट्रीटमेंट। ठीक है, ईच ड्रग वाज अप्लाइड टू 21 पेशेंट्स। मीन सम ऑफ स्क्वायर MSE फॉर दिस स्टडी वाज 16। ठीक है, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर एक तरीके से कहा जाए ये 16 है। व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल 60 पेशेंट सैंपल फॉर दिस स्टडी। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर जो होता है, इसी को मीन सम ऑफ स्क्वायर
एक तरीके से कहा जाए सैंपल का वेरिएंस भी यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर होता है, या इसी को हम मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर कह सकते हैं, और ये 16 होगा, ऑप्शन आएगा 4। ठीक है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर का स्क्वायर रूट लेने पे स्टैंडर्ड एरर हमारे पास आ जाती है। ठीक, इफ द रिग्रेशन लाइन y on x and that of x on y is perpendicular to each other, then the value of correlation coefficient is this। तो यहाँ पे अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो उस केस में आपको बताया गया था कि tan थीटा का मान 90 डिग्री अगर आ रहा है, या थीटा का मान 90 डिग्री है, तो tan 90 और इसका मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर होता है। इसका मान क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 का मतलब आर का मान 0 है। ठीक है, तो जब दोनों लाइंस अनकोरिलेटेड होती हैं, ठीक है, आर का मान 0 होता है, तो उस केस में हमारे पास दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर वो परपेंडिकुलर हैं, सॉरी पैरेलल हैं एक दूसरे के, या कोइंसाइड कर रही हैं, तो उस केस में हमारे पास जो आर का मान होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे आर का मान पूछ रहा है, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आर का मान अगर ±1 है, या एक तरीके से परफेक्ट कोरिलेशन है, तो उस केस में हमारे पास थीटा का मान 0 हो जाएगा। लेकिन आर का मान 0 है तो उस केस में थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ उल्टी दिशा में पूछा है ये वाला। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए 1 भी दिया है, +1 -1 दिया है ऑप्शन में। तो यहाँ पे थीटा का मान जब हमारे पास कह रहा है 90 डिग्री है, तो उस केस में हमारा आर का मान क्या होता है, 0 होता है। मतलब बोथ रिग्रेशन लाइंस आर अनकोरिलेटेड टू ईच अदर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे हमारे पास यहाँ पे एक इनोवा टेबल दी गई है, फिर उसमें क्या है, हमें पूछ रहा है यहाँ पे गामा का मान, तो गामा हमारा यहाँ पे है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गामा का मान निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि इसका एफ रेशियो इसका हम जब लिखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 442.04 बराबर क्या होता है, 140 अपॉन गामा। ठीक है, एक सेकेंड नहीं, ये 3.3 होगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर होता है ना, 3.3। यहाँ वाले का एफ रेशियो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गामा अपॉन 3.3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या करना है कि हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि हम अल्फा बीटा का मान पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर गामा का हमारे पास मान आएगा। ठीक है, तो ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर बराबर 640 है, और ये क्या होता है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर अलग अलग सम ऑफ स्क्वायर्स के जोड़ के बराबर होता है, तो 20 प्लस अल्फा प्लस 280। यहाँ पे इस केस में अल्फा का मान क्या हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, 300 इसमें घटाएंगे तो 340 इसका आंसर हो, सॉरी अल्फा का मान होगा। बीटा का मान उस केस में क्या होगा, बीटा भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो टोटल के डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम अदर डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस कर दें, तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा बीटा का मान। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। अब इस केस में हमारे पास क्या है कि मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है कि सम ऑफ स्क्वायर अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ का मीन सम ऑफ स्क्वायर मतलब मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी बराबर गामा बराबर, ये क्या हो जाएगा कि सम ऑफ स्क्वायर मतलब क्या, अल्फा, अल्फा का मान क्या है 340 बटे डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 3। तो यही हो जाएगा गामा का मान, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 113.3 समथिंग जो है 03, हाँ 103 के आसपास आएगा ये। ठीक है, एक सेकेंड, गामा का मान आया,
ये जो थोड़ा सा यहाँ पे ये गलती हो गई, एक सेकंड रुक जाइएगा। अल्फा और बीटा का मान तो हमने कैलकुलेट सही किया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखेंगे हमें गामा का मान फाइंड आउट करना है, तो गामा के लिए हमें एफ रेशियो तक जाना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एफ रेशियो सम ऑफ स्क्वायर और ये अल्फा का मान 340 है और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। तरीके से तो ये भी हो सकता था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया गया है ना, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी। तो यहाँ पर सबसे पहले मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी निकाल रहे हैं हम। ये क्या हो जाएगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी, और ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हमने क्वेश्चन नोट कर दिया हुआ है, गामा का मान यहाँ पे ना होके यहाँ पे है, ये चीज़ गलती हुई है, टाइपिंग मिसप्रिंट है। तो गामा का मान यहाँ का गामा का मान पूछ रहा है। आप क्वेश्चन देखिए, इसमें जो क्वेश्चन लिखा गया है ये रेशियो वाले कॉलम में है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था मामला। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी, यहाँ पर अगर गामा होता तो ये मान सही था, लेकिन यहाँ पे गामा नहीं, यहाँ पे है। तो इस केस में यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा अपान 3, अल्फा अपान 3 मतलब 340 अपान 3। तो ये हमारे पास मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी आया। अब यहाँ पे गामा का मान है या एफ रेशियो या गामा बराबर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी अपान मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ठीक है। तो यहाँ पे एरर वाला दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा 340 अपान 3 और फिर 3.33, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे तो 340 बटे एक तरीके से कहा जाए 9, लगभग 9 करेंगे तो ये हमारा 9 त्रिक 27, और 27 के बाद क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और 3 30 4 4 14 4 3 7 7 7 हो जाएगा। सेकंड, अरे यार इसको लगभग 10 मान लो तो ये 34 के आसपास आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये लगभग इसको 10 मान लेंगे, 34 के आप 3.39 है, तो इसको आप हल करेंगे क्योंकि इसमें 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 1 10 10 पॉइंट समथिंग जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग जाएगा, इसलिए मामला यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। 3.40 सॉरी 34.03 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 34 पॉइंट यहाँ पे 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 और फिर यहाँ पे 9, ठीक है। तो ये 34.03 आंसर हो जाएगा, ठीक। गामा यहाँ था इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी थी, और इसलिए जो है यहाँ पे आप लोग इसको टाइपिंग मिसप्रिंट करके उनको माफ़ कर दीजिएगा, टाइपिंग वालों को, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग वाले ही बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन एवरेजिंग द प्राइस रिलेटिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडेक्स नंबर में फिशर को माना जाता है, फिशर को आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है, और ये ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं लास्ट पीयर्स और पास्ट से प्राइस इंडेक्स नंबर का। तो यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि फिशर बेस्ट हैं और ये ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं, तो यही ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्राइस यहाँ पे बेस्ट एवरेज होगा। और ऐसे भी जब हम जब प्रोपोर्शंस या ग्रोथ या कुछ इस इंडेक्सेस की बात करते हैं तो आपको इंडेक्स नंबर में ही बताया गया था, या ज्योमेट्रिक मीन के बेनिफिट्स जब हम लिखवाए थे तो उसमें भी बताया गया था कि जब हम प्रोपोर्शंस या ग्रोथ या इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन करते हैं तो उस केस में हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं,
ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ज्योमेट्रिक मीन जब पढ़ाया गया था तब आपको उस समय ये चीज़ें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर ये है, पास ये है, फिशर लीजिए। तो ये महोदय आ गए, एफ बराबर एल इंटू पी होता है, तो ये क्या हो जाएगा 128 इंटू 32। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4 3 12 और 4 2 8, ये हो जाएगा 2 इंटू 32, 64 आंसर हो जाएगा ये आंसर आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन द एब्सेंस ऑफ स्क्यूनेस। एब्सेंस ऑफ स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो वेरिएबल है या जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, स्क्यूनेस एब्सेंस है मतलब जो पीकनेस या फ्लैट सॉरी एक तरीके से जो मेजर ऑफ पीकनेस जो होती है या स्क्यूनेस जो होता है उसको वहाँ पे वो जीरो हो गया तो आपका ग्राफ क्या है ना राइट इलांगेटेड होगा ना लेफ्ट इलांगेटेड होगा। उस केस में हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा और इसमें एस के कमान जीरो, एस क्यू, एस पी जितने भी सभी हैं पियर्सन्स, पाउली या केली जितने भी इंडेक्सेस होते हैं या जितने भी यहाँ पे मेजर ऑफ स्क्यूनेस होते हैं वो सभी जीरो होते हैं। अगला है मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ ए डेटा सेट दिस। ओ डेटा सेट लग रहा कई बार रिपीट हो गया। हाँ, यहाँ पे देखेंगे ये 3 6 6 7 फिर यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 6 6 7 के बाद यहाँ पे देखेंगे 8 है, फिर 11 है, हाँ ठीक है, ये 3 6 6 6 7 यहाँ पे 8 है, यहीं पे 8 है, फिर 11 है, 15 है, 16 है। ठीक है, तो ये 3 वगैरह से यहाँ पे आगे ऑब्जर्वेशन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसका क्या है मीन डेविएशन अबाउट मीन में कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एक्स बार का मान कैलकुलेट करेंगे, 3 + 6 + 6 + 7 + 8 + 11 + 15 + 16 मान 8, तो ये मान इसका मान हो जाएगा 9.25। ठीक है, और फिर मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार समेसन के साथ हमें यहाँ निकालना है क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो सभी ऑब्जर्वेशंस में इसको घटाएंगे, मॉड लेंगे मतलब माइनस को निगेटिव कर देंगे, निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे। तो ये यहाँ पे जो आएगा इसको हम लिख दे रहे हैं डायरेक्टली 6.25 प्लस 3.25 प्लस 3.25 प्लस 2.25 प्लस 0.75 प्लस 1.75 प्लस 5.75 प्लस 6.75 अपान यहाँ पे क्या निकालते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन ये क्या होता है 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार। n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ये मान हमारे पास आ रहा है 3.75। ठीक है, तो 3.75 आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ घटाना है, कुछ बड़ी बात नहीं है यार इसमें, इन सब में क्या ही बताया जाए। अगला क्वेश्चन जो है ये बड़ा शानदार है। यहाँ पे क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं खुद ही पहली बार देखा था। मतलब जो यहाँ पे जिस तरीके से पूछा है ना ये तरीका बड़ा शानदार लगा हमको। यहाँ पर क्या है कि देखिए सबसे पहले दिया गया है कि वेरिएंस दिया गया है, वेरिएंस दिया गया है सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n समेसन आई एक्स आई माइनस एक्स बार जो होता है इसका मान 4 दिया गया है। मोड जो है इसका मान भी 4 है और अर्थमेटिक मीन का मान क्या है 2.5। फिर कह रहा मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट मोड। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट मोड, ये इसको हम क्या लिखेंगे 1/n समेसन आई,
एक्स आई माइनस मोड का होल स्क्वायर, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को क्या करते हैं, इसी वाले फार्मूले को 1/n समेसन आई एक्स आई माइनस एक्स बार जोड़ देते हैं और एक्स बार घटा देते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1/n समेसन आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर, इसको ए मान लेते हैं इतने को, और इतने को बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समेसन आई 1/n के साथ और एक्स एक्स बार माइनस मोड का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो टर्म होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं। ठीक है, तो इसका मान देखेंगे तो क्या है, हमारा सिग्मा स्क्वायर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर प्लस यहाँ पे समेसन, चूंकि आई है नहीं, ये बाहर आ जाएगा, समेसन वन का मान n हो जाएगा, तो एक्स बार माइनस मोड का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू मोड। ठीक है, ये फार्मूला थोड़ा सा और करेक्ट करते हैं हम लोग कि जब हमारे पास मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू मोड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ रहा, सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार माइनस मोड का होल स्क्वायर। ठीक है, जब वेरिएबल्स के हमारे पास यहाँ पे इंटरेक्शन इफेक्ट, या फिर एक तरीके से कहा जाए कि वेरिएबल्स को हम इंडिपेंडेंट माने हैं आपस में। ठीक है, तो 2 टाइम्स वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर हम यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर या मीन स्क्वायर ड्यू टू मोड के स्थान पे अगर मीडियन कह दे, तो उस केस में भी ये यही टर्म आएगा, ये एक्स बार माइनस मीडियन हो जाएगा ये। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ मीडियन होगा और एक्स बार प्लस माइनस करेंगे तो ये टर्म सिग्मा आएगा और ये यहाँ पे एक्स बार माइनस मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फार्मूला आपके लिए एक बेस का काम करेगा। अगर मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू मोड, ड्यू टू मीडियन, ड्यू टू क्वार्टाइल डेविएशन जो भी पूछे, उसमें क्या करना है कि सिग्मा स्क्वायर में एक्स बार में से वो टर्म माइनस करते हुए स्क्वायर कर देना है। ठीक है, ये नया फार्मूला है। ये फार्मूला मैंने भी पहली बार मतलब यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ कि इसके लिए बेस्ट था, हमको भी इसकी इस क्वेश्चन के लिए 2000 मतलब 20 का पेपर सॉल्व कराते हुए ये नई चीज़ मिली। बाकी अब तक जितनी चीज़ें सॉल्व किए हैं, जितने भी पेपर हम सॉल्व किए हैं, उसमें 99.99% चीज़ें जो है मतलब सब कहीं ना कहीं देखी हुई हैं, या हम अपनी तैयारी के दौरान उन चीज़ों को पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, या बीएससी वालों को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए भी नई है, तो इसलिए जो है मैंने इसको अपनी जो एक हम अलग से नोट्स बनाते हैं तो उसमें हमने इसको राइट डाउन कर दिया। तो आप लोग भी इस टाइप का फार्मूला जब मिले, स्पेशली जो बीएससी स्टैटिक्स वाले हैं, जिनको आगे भविष्य में अभी स्टैटिक्स में कुछ करना है, तो उनके लिए ये जो है बेस्ट तरीके होंगे। ठीक है, ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा आपको ऐसे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू मोड पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे इसका मान रख दीजिए। अब तो न्यूमेरिकल है इसमें, यहाँ पे क्या है, इसका मान 4 है, मोड का मान 4 है, और एक्स बार का मान क्या है 2.5 है। इसको हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 2.25, ये हो जाएगा 6.25। 6.25 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है कि चलो कुछ अपने को भी सीखने को मिला। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्सपेक्टेशन एक्स के लिए हमें क्या करना होगा, पहले के का मान निकालना होगा। तो के का मान मतलब समेसन एफ एक्स एक्स बराबर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेसन एफ एक्स को जोड़ना है, यहाँ पे 0.1 प्लस 0.2 प्लस 3k प्लस k प्लस 2k प्लस 0 प्लस 0.1 बराबर 1। अब ये क्या हो जाएगा, ये इधर 0.3 हुआ और ये 3 2 5 1 6, 6 के बराबर क्या हो जाएगा कि 1 माइनस 0.4, ये हो जाएगा k बराबर 0.1। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.1 हुआ तो ये 0.3 हो गया, ये 0.1 हुआ, ये 0.2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में क्या करते हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब एक्स और पी एक्स या एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स लिखा है तो एफ एक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक्स और एफ एक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.3, फिर यहाँ पे 0.4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -0.1, -0.2 सॉरी, प्लस 0, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा -0.3, ठीक है। तो माइनस ये देखेंगे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.6 आपका आंसर हो जाएगा। 0.6, अरे सॉरी सॉरी, ये 2 यहाँ माइनस होगा तो यहाँ 2 बचेगा, और ये 3 2 5 होगा, ठीक है। तो 0.5 आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एफ एक्स का मान दिया गया है और वेरिएंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डिस्क्रीट केस है, डिस्क्रीट केस है तो ये पीएमएफ है, पीएमएफ है तो यहाँ पे एक्स का मान लिख दे रहे हैं, एक्स का मान क्या है 3 4 5, यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स का मान लिख दे रहे हैं, एफ एक्स का मान क्या है, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1/5 आएगा, और 5 रखेंगे तो 4/5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 - 3 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5, इनका जोड़ देखेंगे तो 1 आ रहा है, मतलब ये ये सॉरी पीएमएफ है। वेरिएंस एक्स के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ई एक्स निकालते हैं, ई एक्स में क्या करते हैं कि समेसन ई एक्स इंटू एफ एक्स करते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 × 0 प्लस 4 × 1/5 प्लस 5 × 4/5, तो 5 चौको 20 4 24, 24/5। फिर उसके बाद ई एक्स स्क्वायर भी हमें निकालना पड़ता है, यहाँ पर क्या होता है एक्स स्क्वायर एफ एक्स होता है, और इस केस में क्या हो जाता है कि 3 का स्क्वायर इंटू 0 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस 5 का स्क्वायर और 4/5, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौको 16, और 5 5 25 चौको 100, 116/5, ठीक है। अब इसके बाद वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 116/5 माइनस 24/5 का स्क्वायर, नीचे 25 आएगा तो 4/25 इसका आंसर, हल कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 1/5 कामन ले लेंगे तो 116 माइनस 24 का 576 होता है, तो हल करेंगे तो 4/5 ही आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है एक्स का मान हमारे पास दिया गया है, और क्वार्टाइल्स कह रहा कि द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्स बराबर 13.7 बिलोंग्स टू विच क्वार्टाइल इफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विथ ए बराबर दिस एंड बी बराबर दिस, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या है कि हमारे पास देखेंगे तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये हमारा ए और बी इस तरीके से यहाँ डिफाइंड होता है, यहाँ पे पहले Q1 होगा, फिर Q2 होगा, फिर Q3 होगा, फिर यहाँ पे Q4 होगा, सॉरी फिर अपर लिमिट होगी, ठीक है। 3 ही क्वार्टाइल तो होते हैं Q1 Q2 Q3। तो अब यहाँ पे Q1 Q2 Q3, तो अब इस केस में हमारे पास देखेंगे तो जो हमारे पास Q1 होगा, Q1 का मान अगर हम निकालना चाहें तो A प्लस बी माइनस A/4 कर दें, ए में इन दोनों के डिफरेंस का डिवाइडेड बाई 4 है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका ग्राफ जो है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। Q2 का अगर मान हम लिखें तो A प्लस 2 टाइम्स B माइनस A/4 कर सकते हैं इसको, और Q3 का मान जब हम लिखने जाएंगे तो A प्लस 3 टाइम्स B माइनस A/4 कर सकते हैं। B माइनस A/4 मतलब क्या है कि वो पार्ट वो पॉइंट का हमें दे देगा A और B के बीच में, जहाँ पर वो पहला दूसरा या तीसरा क्वार्टाइल एग्जिस्ट कर रहा है,
ठीक है। तो अब यही मान यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, ए का मान हमारे पास 5 है, बी का मान 22 माइनस 5/4, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कितना आएगा हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 9.25, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को डिमार्केशन क्लियर होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 + 2 टाइम्स 22 माइनस 5/4, ठीक है। इसको हल करेंगे, इसको हल करने पर हमारे पास आ रहा था 13.5, और फिर इसके बाद इसको हल करेंगे 5 + 3 टाइम्स 22 माइनस 5/4, ये हो जाएगा 17.75, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास, तो जो हमारे पास लाइन है, ये लाइन हमारे पास बनाते हैं, ए का मान है 5 और बी का मान है 22, ठीक है। ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ। पहला जो हमारा क्वार्टाइल है ये 9.25 है, दूसरा क्वार्टाइल या मीडियन जो है ये 13.5 है, तीसरा क्वार्टाइल है 17.75 और चौथा यहाँ पे है ही। ये हमारा हुआ Q1, ये हुआ Q2, ये हुआ Q3। अब जो हमारे पास मान है, x का मान कह रहा है 13.7, 13.7 देखेंगे तो इससे ऊपर आएगा क्योंकि ये 13.5 है, तो यहाँ पर कहीं हमारे पास एग्जिस्ट करेगा 13.7, दैट इज x। तो अब आप बताइए यहाँ पर कि ये किस रेंज में, मतलब ये क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व वैल्यू दिस टू विच बिलोंग्स द क्वार्टाइल्स। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे मान है, ये रेंज होती है फर्स्ट क्वार्टाइल की, ये रेंज होती है यहाँ से यहाँ तक, ये मतलब एक तरीके से कहा जाए ये इसमें बिलोंग करेगा, जिसको Q2 कहा जाएगा, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है तो Q3, और यहाँ पे Q4, मतलब जो चौथा क्वार्टर है, क्वार्टर्स की बात यहाँ पे कर रहा है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ क्वार्टर्स की बात कर रहा है, 1 2 3 4, 4 क्वार्टर्स दिया गया है, तो किस क्वार्टर में बिलोंग कर रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये थर्ड क्वार्टर में हमारे पास बिलोंग करेगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ये नहीं पूछा है, यहाँ पर x का मान दे दिया गया है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और कह रहा है कि किस क्वार्टर में बिलोंग करेगा, ठीक है, किस क्वार्टर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वार्टर है ये 13.7 वाला यहीं पे बिलोंग करेगा Q2 और Q3 के बीच में, ठीक। या एक तरीके से कहा जाए कि हमारे पास जो ये रेंज है, क्योंकि अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इधर तो होगा नहीं, इधर 0 होगा, ये हमारा पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर, ये चौथा क्वार्टर, ठीक है। तो तीसरे क्वार्टर में बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पे हम जो हमारे पास मान पूछा गया है, ये मान है हमारे पास बेस थ्योरम से रिलेटेड। तो यहाँ पे लाइब्रेरी है जिसमें कह रहा है देयर आर 40% मैथमेटिक्स बुक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, या इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ कर दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 40% बराबर 0.4, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि रिमेनिंग 60% आर साइंस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइंस, साइंस बुक PESC इसको कर दे रहे हैं साइंस के लिए 60%, और ये क्या है 0.6 हो जाएगा। फिर इट इज़ नोन दैट 2% ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स आर इन हिंदी, अच्छा, तो 2% जो मैथमेटिक्स की बुक हैं वो हिंदी में है, मतलब ये चीज़ एक तरीके से कहा जाए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है कि मैथमेटिक्स की बुक है, ये दिया गया है मैथ की बुक है और वो क्या है हिंदी में, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं यस गिवन एम, और इसका मान क्या है 2%, मतलब इसको 100 से डिवाइड करेंगे 0.02 यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि आर इन हिंदी, फिर 1% साइंस बुक आर इन हिंदी, तो यहाँ पर साइंस बुक क्या है, अब
ये हिंदी में है। तो अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं यच गिवन नियम, सॉरी साइंस, ये क्या है 1% है तो इसको लिखेंगे 0.01। तो अब आगे इसमें कह रहा है कि इफ वन बुक इज टेकन आउट एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी इन हिंदी, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ साइंस बुक। मतलब हमें क्या कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की फाइंड आउट करना है कि एक बुक निकाली जाती है जो हिंदी में है और ये साइंस की हो। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखने के लिए यहाँ पर हम आगे इसका फार्मूला लिख रहे हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बताना है कि ये गिवन बुक हिंदी में है और ये साइंस की है। तो इसको लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, साइंस इंटरसेक्शन हिंदी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी बुक। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इसको हम लिख सकते हैं हिंदी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी बुक गिवन साइंस। ठीक है, अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच में देखेंगे तो हिंदी और साइंस दोनों हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी बुक इंटू, सॉरी एक सेकंड इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हिंदी बुक की प्रोबेबिलिटी नहीं दिया गया है। तो ए गिवन बी को यहाँ पर हम फिर से इस तरीके से लिख दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइंस बुक इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी बुक गिवन साइंस। ठीक है, अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ साइंस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी बुक, मतलब साइंस बुक इन हिंदी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैथ बुक इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ बुक इन हिंदी फॉर्मेट। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, यही चीज़ तो यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब इन्हीं का मान रख दीजिए, इन्हीं का मान रखेंगे तो हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान जो हमारे पास आएगा साइंस के लिए, साइंस का इसका मान क्या है, साइंस के लिए 0.6 है और यहाँ पे 0.01 है, 0.6 इंटू 0.01 अपान 0.6 इंटू 0.01 प्लस 0.4 इंटू 0.02। ठीक है, इसी को हल कर दीजिए, 0.006 अपान 0.006 प्लस 0.008, ये हो जाएगा 6/14 2/7। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा, तो 2/7 आंसर है। कहाँ गलत हो गया, अरे यार 2 तिहाई 6 2/14 होगा ना, ठीक 3/7 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 3/7। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ डेटा सेट इज 10, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 50, देन मीन। तो यहाँ पे सिग्मा का मान क्या है 10 है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर क्या होता है सिग्मा अपान एक्स बार इंटू 100 होता है, ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50 है, तो सिग्मा 10 अपान एक्स बार इंटू 100 बराबर 50, ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10, एक्स बार का मान 20 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राइस ऑफ वेजिटेबल 5 पर kg इन ईयर दिस एंड दिस। ठीक है, तो वेट जब सेम है, तो वेट सेम है तो प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए समेशन P1 Q0 अपान P0 Q0 करते हैं, और जब ये इसका मान सेम हो जाए तो यही मान कन्वर्ट हो जाता है P1 अपान P0 में, इंटू 100 रहता है। ठीक है, टोटल प्राइस यहाँ पे देख लीजिए, टोटल प्राइस 2020 का 70 प्लस 60 प्लस 48 प्लस 27 अपान 60 प्लस 70 प्लस 40 प्लस 30 इंटू 100,
तो इसी को हल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 15 और 4 2 6 12 12 7 19 5 24 और ये क्या हो जाएगा, 6 4 10 4 3 7 200 इंटू 100। ठीक है, तो 2 जीरो कट जाएगा, यार जोड़ कुछ गड़बड़ा रहा क्या, 8 7 15 इसमें थोड़ा सा 1 मिनट, फोर्टी 8 27 हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये जोड़ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये जोड़ हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 7 15 के 5 हासिल 1 हुआ, 4 2 6 6 12 12 7 19 से 20 हुआ अपन 200 200, ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो ये दो दो एक नम दो और 0 2 दूना 4 2 पंचे 10। ठीक है, अब इसमें देखेंगे बेस ईयर की क्वांटिटी अगर प्राइसिंग अगर 100 मान ले तो ये 2.5% से इंक्रीज है। इसी ऐसे ही आपका डी ए रेगुलेट हुआ, जब नौकरी में जाओगे ना तो पिछला इंडेक्स देखेंगे 139 था, अगला इंडेक्स आ गया 145। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना हुआ 6%। तो फिर आप लोग सुनोगे कि गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का महंगाई भत्ता 6% से बढ़ा दिया, और पेपर वाले बड़ा बड़ा हेडिंग लिखेंगे 6% से इनका महंगाई भत्ता बढ़ा और बजट पर या राजस्व पर 2500 करोड़ का बोझ पड़ेगा। तो जिसके घर के लोग नौकरी में नहीं है वो गरियाना शुरू कर देते हैं, हम जो भी गवर्नमेंट रहेगी, बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, गाली देना शुरू। सरकारी आदमियों को क्या लगता है कि ये तो जो महंगाई गवर्नमेंट की नज़र में जो डिफ्लेट हुई, जो महंगाई बढ़ी, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसके कारण डिक्रीज होना था वो गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया, जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वही मेंटेन रहे। ठीक है, तो फिर ये चीज़ें आप लोग भी सुनोगे, आप लोग भी अभी पढ़ते होगे तो खराब लगता होगा कि यार मतलब बताओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को जैसे हम लोग सुनते हैं 6% होता बढ़ा महंगाई भत्ता, लगता है यार गवर्नमेंट ने कम बढ़ाया हुआ है, 40% होना चाहिए था। और सोचो 40% अगर महंगाई बढ़ जाएगा तो भारत की स्थिति सोमालिया से कम थोड़ी ना होगी फिर। तो अच्छा है गवर्नमेंट जो बढ़ाती है वो उसका एक प्रॉपर टेक्निकल पॉइंट होता है, और 40% अगर 6 महीने में महंगाई बढ़ रही है तो इसका मतलब हमारी स्थिति तो सोमालिया और अफगानिस्तान से भी खराब है फिर। तो जो आरबीआई के नॉर्म होते हैं 2 से 6% के बीच में महंगाई का जो एक रेशियो है उसी के आसपास बढ़े तो वो विकास में फ़ायदा पहुंचाती है महंगाई, अदरवाइज फिर उसके अलावा अगर आगे जाती है तो नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो ये इंडेक्सेस हैं, इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमारे पास एक सीरीज दी गई है जिसमें हमारे पास ये कहा कि n1 n2 x1 बार x2 बार सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिया गया है, कंबाइंड मीन भी दे दिया गया है, उसमें कंबाइंड वेरिएंस पूछ रहा है। तो कंबाइंड वेरिएंस बराबर क्या होता है, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपान n1 प्लस n2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखेंगे n1 का मान क्या है, अच्छा d1, यहाँ पे d1 का मान क्या होता है, d1 का मान होता है x1 बार माइनस x बार, और d2 का मान होता है x2 बार माइनस x बार। ठीक है, तो इसका मान कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। x1 बार का मान है 10 माइनस 8, इसका मान आएगा 2, और यहाँ पर x2 बार का मान क्या है 4 माइनस 10 सॉरी 8 ये यहाँ पे है ना, ये हो जाएगा -4। ठीक है,
तो अब यही मान यहाँ पे हमें रखना है। कंबाइंड सीरीज का जब हम वेरिएंस का फार्मूला आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जब प्रूफ वेरिएंस का जब पढ़ा रहे थे डिस्पर्सन में, तो उस समय आपको यहाँ पे कंबाइंड सीरीज का वेरिएंस बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्या है, 10 इंटू इसका सिग्मा का मान 1 है, प्लस डी वन स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, प्लस n2 का मान 5 है, सिग्मा टू स्क्वायर 1 प्लस d2 स्क्वायर 4 है, तो ये 16 हो जाएगा अपान 10 प्लस 5। इसको आप हल कर लीजिए, तो ये हो गया 50 और ये होगा 17 बचे 85 15, ये क्या हो गया 8 5 13, ये हो जाएगा 9। तो सिग्मा का मान स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है ना, ये हो जाएगा 3। ध्यान में रखिएगा सिग्मा का मान पूछा, ऐसा नहीं कि उत्साहित होकर मार लपेट दो 9 और गलत करके चले आओ, या 135 ही लपेट के चले आओ। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास एक यहाँ पे फैक्ट्री है, द वर्कर एट ए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लार्ज का मतलब क्या है कि यहाँ पे जेड टेस्ट के बारे में उसने इंडिकेट कर दिया। लेस देन 30 होता तो हमारा टी टेस्ट यूज करते हैं हम लोग। तो कैन अर्न मंथली बोनस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली बोनस अर्नड बाई ऑल वर्कर लास्ट ईयर हैज़ अ मीन 2.3। मतलब क्या, तो मीन हमारा 2.3 है। ठीक है, या इसी को हाँ ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.3 है, 1.3 है। फिर इसके बाद कह रहा है कि लेट जेड रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ एक्स रिप्रेजेंट द मीन ऑफ मंथली बोनस अर्नड लास्ट ईयर फॉर ए रैंडम सैंपल तो ऑफ 40 वर्कर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रॉक्सीमेटेड, अच्छा अप्रॉक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन 2। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जेड स्टेटिस्टिक का मान, जेड स्टेटिस्टिक का मान क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू अपान सिग्मा अपान अंडर रूट एन। तो यहाँ पे एक्स बार का मान है 2.3 अपान सिग्मा 1.3 अपान अंडर रूट 40। इसको हल करेंगे, अच्छा इसमें तो हल भी नहीं करना यार, तो लेस देन 2 का मान पूछ रहा है ना, तो लेस देन 2 का मान यही आंसर हो जाएगा, इसमें तो आपने हम करने की जरूरत थी, यही तो मान आएगा 3 और 1.3 और अंडर रूट 40। हाँ ठीक तो है, अच्छा कुछ हल ही नहीं करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे फिर आते हैं। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि आपके पास जो यहाँ पे डेटा सेट दिया गया है, ये डेटा सेट हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि इसमें हमारे पास जो लेंथ यहाँ पे सैंपल मीन है एक्स बार है, ये 17.55 है, और फिर उसके बाद सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब यस स्मॉल एस का मान क्या है 1.0 है। फिर 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए यहाँ पे हमारा मान पूछ रहा है, तो अल्फा 1 माइनस अल्फा का मान 95% है, तो अल्फा का मान 5% होगा। ठीक है, या इसी को 0.5 कहेंगे, एक सेकंड 0.5 नहीं 0.05। ठीक है, 5/100 करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हमारे पास पूछ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो कौन सा होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, सैंपल साइज नहीं दिया है, इसमें कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा है क्या कुछ, नहीं इसमें ठीक है जो भी दिया गया है, टाइपिंग ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आप लोग आंसर देख के इसका हम वो लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सैंपल साइज हमारा एन का मान यहाँ पे एक तरीके से देखें तो 10 दिया गया है। ठीक है, अच्छा ये 10 यूनिट्स की बात यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो 10 यूनिट्स की बात किया हुआ है, तो जब हमारे पास बताए थे आपको सैंपल साइज लेस देन 30 हो,
तो उस केस में हमारे पास क्या है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग यूज करते हैं, टी स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं। तो मतलब ये दो ऑप्शन आपके तो ऐसे ही कट जाएंगे। अब इसमें बात आती है कि यहाँ पे इन दोनों में कौन सा मान आने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो यहाँ पे जब टी स्टैटिस्टिक होता है तो ये एक्स बार प्लस माइनस टी सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे एन माइनस वन लिखा जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पे अल्फा बाई टू इसका मान लिखा जाता है और यस अपान अंडर रूट एन से मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे एक्स बार क्या है 17.55 प्लस माइनस टी का मान क्या है, एन का मान 10 है तो यहाँ पे टी 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, अल्फा बाई टू, अल्फा का मान 0.05 है तो यहाँ पे 0.025 हो जाएगा। ठीक, ये टी का मान और यस का मान क्या है 1 अपान अंडर रूट 10 हो जाएगा। 1.0 मतलब 10 ही ये तो है, 1.0 है, ठीक है, ये 1.0। तो आप आंसर देख लीजिए। तो 17.55 प्लस माइनस टी 9.0.025 ये वाला आंसर। अच्छा ये दो ऑप्शन सेम है क्या यार, एक मिनट। अच्छा यहाँ पे 0.5 ये है, ये थोड़ा सा गलत टाइप है, ये 0.05 है तो यहाँ नहीं, यहाँ अल्फा बाई टू होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अल्फा बाई टू, क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन माइनस इन्फिनिटी से। एक चीज़ यहाँ पे अल्फा बाई टू और अल्फा में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो जिस डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है, जैसे नॉर्मल का टी डिस्ट्रीब्यूशन का, या एक तरीके से देखा जाए तो जेड का भी, तो उस केस में ज़्यादातर केस में हमारे पास अल्फा बाई टू का यूज करते हैं। यहाँ पर ये एक ट्रिक बता रहे हैं, मतलब याद रखने का तरीका बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसा ही हो, ठीक है। और उस केस में यहाँ पे मतलब टी अल्फा बाई टू का मान ही वहाँ पे यूज होता है। और ये ध्यान में रखें, जब इस तरीके से लिखा जाए तो ये 95% का मतलब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बोल रहा है, 1 माइनस अल्फा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। अल्फा क्या होता है, लेवल ऑफ रिजेक्शन होता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इन एनोवा द वैल्यू ऑफ स्टेटिस्टिक एफ लाइज इन द रेंज। तो एफ की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी के बीच में होती है, ठीक है। आगे फिर इफ ईच ग्रुप कंप्राइजेस वन ऑब्जर्वेशन ओनली द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन रेशियो। जब ध्यान में रखिएगा कि एक ही ऑब्जर्वेशन हो, कोई भी हमारे पास यूनिट हो उसमें एक ही ऑब्जर्वेशन है, तो एक ऑब्जर्वेशन का सेल्फ के साथ स्वयं के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो परफेक्ट होता है। फिलॉसफी की बातें हैं, स्वयं को जानो मतलब स्वयं के साथ जो इंटरकनेक्शन है वो ऑलवेज वन होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्टेटिस्टिक्स में भी हम लोग एक तरीके से कहा जाए अध्यात्म को घुसा रहे हैं, तो अध्यात्म की बातें नो डाउट सही तो होती हैं, लेकिन अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये मत लिखिएगा कि इसमें ये है वो है, तर्क वितर्क, आप भगवान मानो ना मानो वो अलग बातें हैं, लेकिन मैं एक आस्तिक आदमी हूँ, मेरा गॉड में विश्वास है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मतलब यहाँ पे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फॉर ए रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन एनोवा विथ टी ट्रीटमेंट, मतलब टी का मान 5 है और ब्लॉक हमारे पास 6 हैं, तो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर ये क्या होता है कि टी माइनस वन और बी माइनस वन, ये क्या हो जाएगा 4 × 5 20, ठीक है। एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है, अगर ये ट्रीटमेंट का पूछा होता टी माइनस वन, ब्लॉक का पूछा होता तो बी माइनस वन, लेकिन जब एरर का निकालते हैं तो दोनों का माइनस वन। लेकिन टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा होता, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है एन माइनस वन, मतलब आर इंटू बी या टी इंटू बी माइनस वन होता है उस केस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास यहाँ पे एक लोअर क्वार्टाइल की लिमिट हमारे पास पूछ रहा है। अगर हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा फॉर लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल के लिए आपको बताया गया कि यहाँ पे ये हमारी -1 लिमिट है, ये 2 लिमिट है, यहाँ पे लोअर क्वार्टाइल मान लेते हैं ये Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, ठीक है।
तो यहाँ पर लोअर क्वार्टाइल का मतलब इस रेंज में हम जब इस अपने पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब -1 से Q1 के बीच में जब हम इंटीग्रेट करेंगे 1/12 5 माइनस 2x dx को, तो इसका मान आएगा 1/4। ठीक है, 1/4 1/4 1/4 और 1/4 चार पार्ट में बढ़ता है ये। तो अब इसी को हल कर दीजिए। 1/12 5x -1 से Q1 ही लिया ना, हाँ ठीक है, -2 x² 2 और -1 से Q1 बराबर 1/4। इसको उधर भेजिए, ये क्या हो जाएगा Q1 -1, तो ये Q1 +1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे Q1² होगा, फिर -1 करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये -1 रह जाएगा और ये बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, अब यहाँ पर हो जाएगा 5Q1 + 5 + Q1² + 1 बराबर 3। ठीक है, सॉरी माइनस हो गया यार। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको सभी टर्म को उधर ले जाते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। तो Q1² माइनस Q1 5Q1 और 5 1 6 उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3 बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन के इक्वेशन दिए गए हैं और ये पूछ रहा है। तो इसको जब भी हमारे पास इस तरीके से कोई मान पूछे, तो यहाँ पर by(x) या bxy का मान यहाँ पे एक तरीके से देखेंगे, तो हमने यहाँ पे by(x) बराबर लिखा था r(y(x) या xy सिग्मा y अपान सिग्मा x। इसी तरीके से इसका मान लिखा जाता है b12.3। b12.3 है तो सिग्मा 1.3 अपॉन सिग्मा 2.3 और इंटू r12.3, ये पार्शियल कोरिलेशन होता है। ठीक है, अब इसी का मान हम यहाँ पे लिख देते हैं, b12.3 पूछा है ना, हाँ ठीक है। तो अब इसका मान हम आगे चलते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, जब हमारे पास यहाँ पे b12.3 इज इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पे लिखे हैं सिग्मा 1.3 अपॉन सिग्मा 2.3 इंटू r12.3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान हम लिखते हैं सिग्मा 1 √1 माइनस r13², और यहाँ पे इसका मान लिखते हैं सिग्मा 2 और √1 माइनस r23²। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे लिखा जाता है सिग्मा 1.3 सिग्मा 1 और इसका कोरिलेशन, फिर इसके बाद यहाँ पे सिग्मा 2 और इसका 23 का कोरिलेशन, और इसका मान क्या हो जाएगा r12 माइनस r13 r23 अपॉन √1 माइनस r12² 13² और 1 माइनस r23²। ठीक है, तो ये 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 3 है यार। 1.3 2.3 ठीक तो है, 2 और फिर ये क्या हो जाएगा r12 माइनस r13 r23 अपॉन 1 माइनस r23 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा फिर यहाँ से तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, पूछा क्या है, ओहो ये पूछा है, थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट है यार। टाइपिंग मिसप्रिंट क्या है कि यहाँ पे ये इसका मान b13.2 पूछा हुआ है, तो कोई बात नहीं है, b13.2 निकाल देते हैं। तो b13.2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे b13.2 बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा 1.2 अपॉन सिग्मा 3.2 और यहाँ पे r13.2, ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1 और √1 माइनस r12² अपान सिग्मा 3 और √1 माइनस
सॉरी R23 स्क्वायर या 3 2 एक ही बात है। तो ये R13 माइनस R12 23 23 32 एक ही बात होती है। 23 अपान अंडर रूट 1 माइनस R12 स्क्वायर और 1 माइनस R23 स्क्वायर। ठीक है, ये 1 2 1 2 कैंसिल, ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपान सिग्मा 3 और R13 R12 R23 अपान सॉरी 1 माइनस R23 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मान हो जाएगा। सिग्मा 1 अपान सिग्मा 3 जहाँ पे होगा वो आपका आंसर होगा सिग्मा 1 अपान सिग्मा 3, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये पार्शियल कोरिलेशन वाले में आपको बताया गया था, और शायद ये मान ना बताया गया हो तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बस ये क्या है कि ये बीएससी का टेक्निकल हो जाता है, बीएससी का टेक्निकल पोर्शन हो जाता है, ये बहुत डीप चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए पेपर सॉल्व किया जाता है कि जो चीज़ें मतलब 99% चीज़ें आपका सिलेबस कवर है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। 92 नंबर क्वेश्चन पे क्या है कि रोहित वांट टू चेक हिज IQ विथ एन MCQ टेस्ट। तो द टेस्ट ऑफ हैज़ 5 क्वेश्चन, मतलब क्या कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 5 दे दिया गया। ठीक है, n बराबर 5। अब उसके बाद कह रहा है कि विथ वन करेक्ट ईच क्वेश्चन हैज़ 3 ऑप्शंस, इफ he just randomly guess the answer to each question, what is the probability that he will get exactly 3 questions correct। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे हम मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है ऑफ राइट आंसर। राइट आंसर का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। क्यू का मान क्या हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कौन सी हो जाएगी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर x का मान क्या हो जाएगा 5cx 1/3 की पावर x और 2/3 की पावर 5 माइनस x, x का मान 0 1 से 5 तक। ठीक, कह रहा एग्जैक्टली 3 क्वेश्चन सही करें तो x का मान 3, ये हो जाएगा 5c3 1/3 की पावर 3 और 2/3 की पावर 5 माइनस 3 मतलब 2। तो 5c इसका मान देखेंगे तो 5 को 20 2 हो जाएगा, यहाँ से जाएगा वहाँ से 10 हो जाएगा, और 1/27 और 4/9, तो ये क्या हो जाएगा 40/963 और 9 दूनी 18 18 6 24 40 अच्छा ये भी बड़ी समस्या है, 1 मिनट भाई, 165 होगा ये वाला। ठीक है, तो इसको हल कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि स्क्यूनेस और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस क्या बताया गया था, तो 2 - 5, ये एस के बराबर क्या था ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का 2 - p अपान अंडर रूट 1 - p। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 - 0.75 अपान अंडर रूट 1 - 0.75, क्या हो जाएगा 1.25 अपान 0.05 आएगा ये। ठीक है, तो इसको हल कर लीजिए, कितना आएगा यार 125/5 नहीं 1.25 और यहाँ पे नीचे 0.25 आएगा। सॉरी, हाँ ठीक है 0.5 होगा यार।
ये क्या हो जाएगा 2.5। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि द रिग्रेशन एजम्पशन इज दैट द डेविएशन फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन फॉलोज। तो ये नॉर्मली जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। ठीक है, रिग्रेशन लाइन का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो चाहे जो भी हो, लिमिटिंग केस में हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा होता है, नॉर्मल होता है। ठीक, अगला हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास क्या है कि यहाँ पे n का मान दिया गया है। टेलीविजन हैबिट्स ऑफ 30 चिल्ड्रन की बात कर रहा है। ऑब्जर्व द सैंपल मीन वाज फाउंड, x बार का मान 8.2 है, आवर पर डे स्टैंडर्ड डेविएशन का मान क्या है 2.4 है पर डे। फिर उसके बाद यू टेस्टेड द क्लेम दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन वाज एट लीस्ट 2 आवर पर डे, द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक इज। तो तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक इस केस में यूज होता है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव डेटा की बात कर रहा था, हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे एटलीस्ट 2 आवर नहीं 6 आवर पर डे की बात कर रहा है। यू टेस्टेड योर क्लेम दैट एटलीस्ट 2 नहीं, यहाँ पे ये 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, अंडर H0 हमें ये टेस्ट करना है, मतलब हमने नल हाइपोथेसिस मानी है। एक तरीके से ये कहा जाए कि सिग्मा 0 स्क्वायर या सिग्मा बराबर 6 है। ठीक है, हमें क्या करना है कि यू टेस्ट द क्लेम दैट स्टैंडर्ड डेविएशन वाज एटलीस्ट 0.6 पर डे। तो हमें ये क्लेम टेस्ट करना है। तो काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक का इस केस में मान क्या होता है, n-1 स्मॉल एस स्क्वायर अपान सिग्मा 0 स्क्वायर, अंडर H0 की बात कर रहा है। अगर ऐसे नॉर्मल स्टेटिस्टिक होता तो उस केस में हम इसका मान यहाँ पे ये लिखते, और इसी को हम यहाँ पे स्मॉल एस भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सैंपल की बात कर रहा है। ठीक है, तो n-1 ये हो जाएगा 29 इंटू यस 2.4 का स्क्वायर अपान 6 का स्क्वायर। इसको हम लोग हल करेंगे तो तो यहाँ पर हमारा पास आएगा 4.64। ठीक है, 4.64 इसका मान आएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि टेस्ट स्टेटिस्टिक जो हम बताए हैं 4-5 उन्हीं से रिलेटेड है। और अगर जैसे ये वाले स्टेटिस्टिक अंडर H0 नहीं शायद वहाँ बताए होंगे काई स्क्वायर का, तो यहाँ पर ये लिख दीजिएगा वहाँ नोट्स में, जो फाउंडेशन कोर्स में हम लोग बताए हैं। फाउंडेशन कोर्स में आपको एफ स्टेटिस्टिक, जेड स्टेटिस्टिक सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है काई स्क्वायर भी, टी भी सब कुछ बताया गया है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू, इस तरीके से कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है अंडर H0 एक स्टेटिस्टिक काई स्क्वायर का ये भी होता है। ठीक है, तो ये जब डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे बताए होंगे, लेकिन यहाँ पे एक स्टेटिस्टिक के रूप में इसको वहाँ पे इन्वॉल्व कर दीजिएगा अपनी नोट्स में। ठीक, अगला क्वेश्चन कि इफ द टू लाइन ऑफ रिग्रेशन इज दिस एंड दिस, द मीन ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पर हमारे पास x बार और y बार है। तो हमारे पास क्या है कि जब दो रिग्रेशन लाइन्स हमारे पास होती हैं तो वो x बार y बार पॉइंट से पास करती हैं। तो इस केस में x बार y बार से पास कर रही हैं, तो वो पॉइंट हमारा इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बराबर 5 लिख दिए। फिर इसके बाद दूसरे वाले को 2x बार प्लस 3y बार बराबर 8। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2x बार प्लस 4x बार बराबर 10। माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये y बार है यार, ध्यान में रखिएगा ये y बार है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा y बार इज इक्वल टू -2 इम्प्लाइज y बार बराबर 2। अब यहाँ पे यहीं पे मान रख दीजिए, इसी वाले से निकाल लीजिए। तो ये x बार प्लस 2 इंटू 2 बराबर 5। तो x बार का मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो x बार का मान 1 और y बार का मान 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसको जल्दी में अगर कहीं हल करना हो, जल्दी में ऑप्शन को हल करना हो, समय की कमी हो, 2-4 सेकंड बचा हो, तो इसमें चारों इक्वेशन को में से एक ही ऑप्शन ऐसा 90 ज़्यादातर केसेस में आपको देता है कि
यहाँ पे यही पॉइंट, दोनों पॉइंट रख दीजिए इस लाइन के इक्वेशन में, जो जिस पॉइंट से लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है उस केस में यहाँ पर वही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, ये दो भी ऑप्शन हो सकता है, 2-3 ऑप्शन है तब आपको इस तरीके से निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है, डायरेक्ट विकल्प अगर मिल जा रहा है तो उस केस में वही विकल्प आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टाइल यहाँ पे दिया गया है, मतलब क्या, Q1 का मान 24, Q2 का मान 42 और Q3 का मान 72 है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का मान क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1 अपान 2। ये Q3 क्या है 72 माइनस Q1 का मान 24 अपान 2, ये क्या हो जाएगा 12, ये 8 हो गया और ये 6 ना, 6 में से 2 गया तो 4 होगा यार, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि द पावर ऑफ ए टेस्ट कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, तो इम्प्रूव्ड ये लार्ज सैंपल टेस्ट का जब हम यूज करते हैं तब इसका हम पावर ऑफ द टेस्ट को इम्प्रूव करते हैं, मतलब प्रूफ करते हैं। मतलब ये कहने का, इम्प्रूव करने का मतलब ये हो गया कि हमारा कब जो है पावर ऑफ द टेस्ट मैक्सिमम होगा। तो पावर ऑफ द टेस्ट हमारे पास मैक्सिमम तभी होगा जब हमारे पास सैंपल साइज बड़ी होगी। सैंपल साइज बड़ी होती है तो हमारा सैम्पलिंग भी बेस्ट हो जाती है और ये भी बेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि मोड मोड पूछ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मोड 5 से 10, 10 से 15, 15 से 25, 25 से 35 और 35 से 50, फिर 50 से 60, 5 से 10, 10 से 15, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 25 से 35, 35 से 50, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी गई है 2, 6, 10, 22, 27 और 11। मोड का फार्मूला हमारा क्या होता था, मोड बराबर क्या होता था कि L प्लस एफ एम माइनस F1 अपान FM 2 टाइम्स FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, यही होता है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है इसी को मॉडल क्लास कहते हैं, और यहीं पे L का मान क्या हो जाएगा 35 प्लस FM 27 माइनस इसके पहले जो फ्रीक्वेंसी होती है F1 होती है, ये हमारा F1 होगा, ये हमारा F2 होगा 22 और ये होगा 2 इंटू 27 माइनस 22 इंटू माइनस 11 इंटू क्लास इंटरवल देखेंगे तो यहाँ पे 35 और 50 में 15 का अंतर है। फिर इसको हल करेंगे तो इसको हल किए हैं हम बता दे रहे हैं डायरेक्टली आपको। इस केस में आपका आंसर आएगा 38.57, ठीक है, 38.57 ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n, ये 3 बार n है, एक ही बार रहेगा, इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल N, द करेक्शन फैक्टर फॉर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन। तो जो करेक्शन फैक्टर होता है 1 माइनस एफ लिखा जाता है और ये होता है 1 माइनस एन अपान एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन माइनस एन अपान एन। लेकिन यहाँ पे एक सेकंड, कैपिटल एन, यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड एरर का, तो स्टैंडर्ड एरर के लिए एन का मान रिप्लेस कर देंगे एन माइनस 1 से, तो ये टर्म हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें यही ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट हो गया, तो लास्ट हो गया तो अब कोई बात ही नहीं, ये यूट्यूब का चैनल, टेलीग्राम का लिंक, मोबाइल नंबर, किसी भी समस्या की स्थिति में आप संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, कुछ पीडीएफ्स यार मिसिंग हैं, कुछ पीडीएफ्स मिसिंग हैं डियर, तो उसके लिए जो है मतलब क्लास के कुछ पीडीएफ मिसिंग हैं, तो उसके ग्रुप में कई लड़कों ने मैसेज किया था, वो मिस हो गए हैं, वो मिल नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमारी संस्था आपसे खेद व्यक्त करती है, उसको एक कोशिश करिए कि 4-6 ही मिसिंग हैं, उसका हमने क्लास की पीपीटी जिनकी मौजूद थी उनको हमने भेज दिया, क्योंकि इसमें डिजिटल बोर्ड में क्या हुआ था, वायरस आ गया था,
तो कई हमारे साथ ही नहीं, कई टीचरों के साथ हुआ है, पीडीएफ तो सेव किया गया इसमें, जैसे अभी इसका पीडीएफ हम सेव करेंगे तो पीडीएफ तो सेव हुआ एज इट इज़, सब कुछ दिखा उसमें, लेकिन जब उसको पेन ड्राइव से कॉपी करके सिस्टम में ले गए और उसको भेजने के लिए, तो उस केस में वो जीरो हो गया। फिर यहाँ पे लगाया तो यहाँ भी जीरो दिखा रहा, वहाँ भी जीरो दिखा रहा, पता नहीं क्या कुछ ऑप्शन हुआ था। तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब खेद, और ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा मतलब एक तरीके से कहा जाए तो कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आगे से जो हम कोशिश करेंगे कि तुरंत ही सारे पीडीएफ तुरंत इसीलिए ग्रुप में भिजवा दिए जाते हैं, जैसे ये क्लास है, अभी क्लास जैसे अपलोड हो जाएगी उसके जस्ट बाद आपको पीडीएफ आपको ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।